नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की और इसमें शिरकत उन्होंने की। विभाग के आला अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। बैठक के दौरान विभाग के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी समीक्षा बैठक में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों से बातचीत की, चर्चा की। सचिवालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में शिरकत किया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर समीक्षा बैठक में तमाम जो अधिकारी बैठे हुए थे, जो अधिकारी पहुंचे हुए थे, उनसे चर्चा की। बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और क्या कुछ बैठक में रहा? पुष्कर सिंह धामी की सचिवालय में जो बैठक थी अब से कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कहा गया है, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से अब डेंगू का कहर आगे बढ़ रहा है तो उन सब चीजों की समीक्षा पर अब बैठक हुई है। विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे ताकि प्रदेश में किसी भी प्रकार से जो डेंगू का प्रकोप वो आगे न बढ़ सके। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, उससे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, उस अभावों को दूर करने के लिए पहली तौर पर जो प्राथमिकता है, उस प्राथमिकताओं के आधार पर यहाँ पर काम करना होगा। विभागीय अधिकारियों को नए टास्क यहाँ पर दिए गए कि वो अपने अपने जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का दौरा करें, चाहे मोबाइल टीम बनाए या फिर स्वास्थ्य कैंप वहाँ पर लगाएं, ताकि जनता को स्वास्थ्य का जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसके अलावा जो टेली मेडिसिन का जो उपयोग होना है, खासतौर पर जो जनता को ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है, जो अस्पतालों में पहुंचने में जिन्हें ज्यादा समय लगता है, वहाँ पर टेली मेडिसिन किस तौर पर उनकी जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो उनको पहुंच सके, उसके लिए बेहतर प्रयास करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर चिंतित है, इसीलिए उनके द्वारा ये समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है। पूरी तरीके से विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और तो इस गति से काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल अभय, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि अगर राज्य में हर एक इंसान स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो लोग विकास करेंगे, राज्य विकास करेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर रखने के लिए अधिकारियों को बहुत ज्यादा सख्त सीएम ने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश यहाँ पर दिए गए, उन निर्देशों में सबसे बड़ा निर्देश यही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, खासतौर पर जनपदों में जो सीएमओज हैं, वो सीएमओज अपने स्तर पर विभागीय जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं की निगरानी वहाँ पर करें। जो व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी है उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कहा जाए। जो सीएचसी जो सेंटर है उस सेंटरों में पूरी तरीके से डॉक्टर तैनात हो, स्टाफ तैनात हो, खासतौर पर दवाइयों की जो सुविधाएं है वो वहाँ पर मरीजों को मिल सके, उसको लेकर काम करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, चाहे सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन स्वास्थ्य के मद्देनजर अगर हम कहें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी उत्तराखंड में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो वहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो वाकई चिंता का विषय सरकार के लिए होना भी चाहिए ये। बिल्कुल, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तराखंड के लिए हमेशा ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहा है सरकारों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में आता है और ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में विषम भौगोलिक जो परिस्थितियां होती है वो हमेशा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इन दिशाओं में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उस दिशा में यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर मिल सके। मुख्यमंत्री का एक उद्देश्य है कि जनता की जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो और बेहतर यहाँ पर बन सके। उसके लिए जरूरी है कि जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें ताकि जनता को उनका लाभ यहाँ पर मिल सके। सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके, ऐसी कोशिश सरकार की यहाँ पर रही है। कोशिश यही है कि जो टेली मेडिसिन का उपयोग सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हो, उन सब दिशाओं में काम करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ताकि जनता को कम से कम समय में, ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्स टाइम है उसमें प्राथमिक उपचार बेहतर तरीके से मिल सके, ताकि वो आने वाले समय में बेहतर लगाया जा सके। और उसके लिए जरूरी है कि जो दूरस्थ क्षेत्रों के जो सेंटर है, चाहे वो आयुर्वेदिक सेंटर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी सुविधाएं बेहतर बनाई जा सके।
बिल्कुल। और अभय, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीएम ने निर्देश दिया है तमाम स्वास्थ्य विभाग से जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कि लोगों के बीच में जाएं, समस्याओं को समझें और उनकी समस्याओं को त्वरित निदान करने की कोशिश करें। तो ऐसे में अब जो अधिकारी हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो गई हैं कि वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अधिकारियों को अफसरशाही की आदत हो जाती है। तो ये बड़ी चुनौती अधिकारियों के लिए हो गई है। अभय, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। बबली गिरफ्तार। जहरीली शराब कांड की आरोपी बबली को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बबली ने अभी जीता है प्रधान पद का चुनाव और फरार बबली को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बबली की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी अपडेट अभी आपको बता रहे हैं। फिलहाल जहरीली शराब कांड की आरोपी है बबली और पुलिस इसको लगातार कई दिनों से तलाश कर रही थी। शराब कांड को लेकर ही पुलिस इसको तलाश करने में लगी हुई थी। बबली ने अभी हाल ही में चुनाव जीता था और आज पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बबली की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बबली की गिरफ्तारी हो गई है। अवनीश प्रेमी हमारे साथ स्टेट हेड हमारे जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अवनीश जी, देखिए, बबली को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी बात यह है कि ये अभी चुनाव भी जीती थी, प्रधान पद का इसने चुनाव जीता था। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आप पूरे मामले की जानकारी दीजिए। देखिए, पिछले दिनों हरिद्वार के अंदर पंचायत चुनाव का जब प्रचार चल रहा था, उस समय पथरी इलाके में कई लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो उस समय जो मुख्य तौर पर नाम आया था वो बबली का नाम आया था और कहा यह जा रहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान, यानी कि अपने प्रचार के दौरान बबली ने ये शराब बांटी है जिससे लोगों की जान गई है। तो उसी समय से बबली फरार चल रही थी। हालांकि पुलिस ने काफी खोजबीन की लेकिन उसको कोई सफलता इसमें नहीं मिली। लेकिन कल जब परिणाम सामने आए तो बबली जो थी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी, वो चुनाव जीत गई है और आज जब वो पहुंची तो उसको पुलिस ने वहां से अरेस्ट कर लिया। यानी कि चुनाव जीतने के बाद जब वो पहुंची तो तब उसको अरेस्ट यहाँ पर किया गया है। लेकिन इतना जरूर है, पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। काफी लंबे समय से इसकी गिरफ्तारी की बातचीत वहां पर की जा रही थी लेकिन बबली हाथ नहीं आई थी और आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आखिरकार बबली को, जो कि मुख्य आरोपी है पथरी शराब कांड की। बिल्कुल। और जो शराब कांड हुआ था उसके बाद जिस तरीके से बवाल मचा था उत्तराखंड में, और उसको अगर ध्यान में रखें तो वाकई बहुत बड़ी बात पुलिस के लिए है। और अब बबली के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़ा मामला वो रहा था, उसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, कुछ देर बाद ही पुलिस जो है बबली को कोर्ट में पेश करेगी और मुझे लगता है वहां से उसको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया था और उसमें बबली को ही मुख्य आरोपी उन्होंने बनाया था। अब देखने वाली बात यह होगी जब पूछताछ बबली से होगी तो आखिरकार उसने कहां से शराब मंगाई थी और कौन कौन लोग उसको बांटने वाले थे, उन सबका खुलासा भी हो सकता है। बिल्कुल। और भी कड़ियां मतलब इसमें जुड़ी हो सकती हैं, ये जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है कि बबली को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई और कड़ियां भी पुलिस जोड़ने की कोशिश करेगी और जांच पड़ताल की जाएगी। आपने हमारे स्टेट हेड को सुना किस तरीके से वो बता रहे हैं कि बबली पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था और अब बबली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बनतरा रिजॉर्ट का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि बनतरा रिजॉर्ट में शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिसंबर 2021 का बताया जा रहा है, जो कि वायरल हो रहा है। अंकिता भंडारी इसी रिजॉर्ट में काम करती थी और अंकिता भंडारी का मामला तो सभी को पता ही है किस तरीके से पूरा मामला हाईलाइट हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर अब कई तरह से पुलिस जो है इस मामले में कड़ियां जुटाकर आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई की कोशिश कर रही है। लगातार इसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरा जा रहा है, क्योंकि मामला जो है हत्याकांड का वो बहुत ज्यादा अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और अभी इसी बीच इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया वॉइस पर देखने को मिल रही हैं। दिसंबर 2021 का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रिजॉर्ट के अंदर शराब पार्टी होती नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया वॉइस पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पार्टी के दौरान की तस्वीरें हैं, 2021 दिसंबर की तस्वीरें बताई जा रही हैं। और ये रिजॉर्ट जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के बाद चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उसी रिजॉर्ट की तस्वीरें हैं। अंकिता भंडारी भी इसी रिजॉर्ट में काम करती थी और उसकी हत्या कर दी गई। लगातार पुलिस उस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है और अब ये बड़ी देखिए अपडेट आपको दिखा रहे हैं इस मामले को लेकर। ये जानकारी मिली है कि वीडियो यहाँ का रिजॉर्ट का जो है वायरल हो रहा है, जहां पर शराब पार्टी की तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं।
स्टेट हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश जी, ये पार्टी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बारे में क्या ज्यादा जानकारी आपको मिल पा रही है? कौन लोग हैं जो पार्टी करते नजर आ रहे हैं? देखिए, घटना के बाद से ही एक के बाद एक मामला सामने आ रहा है। जिस तरह अंकिता का मर्डर पुलकित और उसके साथी द्वारा किया गया, उसके बाद तमाम ऐसे खुलासे हुए जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि बिल्कुल अय्याशी का अड्डा जो है ये रिजॉर्ट बना हुआ था। इससे पहले भी हमने दिखाया कि जो कर्मचारी काम कर चुके थे इस रिजॉर्ट में, उन्होंने खुद खुलासा किया था कि एक तरह से देह व्यापार का बड़ा धंधा इस रिजॉर्ट पे चलता था। लेकिन आज एक नया खुलासा हुआ है। जिस तरह इंडिया वॉइस के पास ये वीडियो हाथ लगा है, जिससे बाकायदा मात्रा में एक बड़ी पार्टी की जा रही है, शराब पार्टी इसमें की जा रही है, साफ इसमें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह पुलकित आर्य के जो पिता हैं, उन्होंने कहा था कि उनके रिजॉर्ट में किसी तरह कोई शराब का सेवन नहीं होता, किसी तरह की पार्टी नहीं होती, तो ये पुख्ता प्रमाण है कि वहां पर अय्याशी होती थी, पार्टियां होती थी और देर रात तक पार्टियां चलती थी। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अलाव जलाकर जो है वहां पर ये पार्टी की जा रही है, जिसमें काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं बैठी हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और वो इस बात के लिए पुख्ता प्रमाण है कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। नियम कायदे कानूनों को धज्जियां उड़ाते हुए ये रिजॉर्ट वहां पर चलाया जा रहा था। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में बड़े लोगों की संलिप्तता भी सामने हो सकती है, जिस तरह लगातार जिस तरह पूरे मामले को आगे बढ़ा रहा है, उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरीके से यहाँ पर अब ये वीडियो भी बहुत कुछ खुलासा कर रही है। ये वीडियो जो इंडिया वॉइस एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है, इस वीडियो में साफ तौर पर देख के कोई भी कह सकता है कि जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये साफ साफ सबूत है कि किस तरीके से अय्याशी का अड्डा यहाँ पर बना हुआ था। और अब इस वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी होगी, लेकिन क्या आपको कुछ पता लगा है कि ये जो लोग इसमें नजर आ रहे हैं, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? और जब का ये वीडियो बताया जा रहा है कि अंकिता उस समय भी काम करती थी रिजॉर्ट में? देखिए, नहीं, ये 2021 का वीडियो है जो कि हमें मिला है और उस समय अंकिता काम नहीं करती थी। अंकिता तो इसी महीने वहां पर आई थी और उससे पहले वो कहाँ काम करती थी इसके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये लोग निश्चित तौर पर बाहर के लोग रहे होंगे। सर्दी का वीडियो है, जिस तरह इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं उन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के लिए भी ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि किस तरह की पार्टी वहां हुआ करती थी और कौन कौन ऐसे जो लोग थे जो कंटिन्यू रिजॉर्ट में आया करते थे। बिल्कुल अवनीश जी, और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जब कोई बड़ा मामला हो जाता है उसके बाद ही क्यों सरकार प्रशासन जागती है? पहले क्यों नहीं इसके बारे में जानकारी हो पाती है? इस रिजॉर्ट में ये जानकारी लग रही है कि कई तरह की चीजें यहाँ पर जो कि गैरकानूनी है वो होती थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब चीजों पर पहले ही नकेल कसी जाए तो बाद में ऐसे हादसे ना हो, ऐसी चीजें ना हो। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और खास बात यह है कि उत्तराखंड के तमाम ऐसे इलाके हैं, तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर अनाधिकृत रूप से यानी कि अवैध रूप से रिजॉर्ट बनाए गए हैं और प्रशासन और पुलिस ने अब तक उनकी तरफ नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये पूरा मामले सामने आया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो जो उनके इलाके में रिजॉर्ट बने हुए हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, उनके बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई जाए, क्या वो सभी नियम कायदे कानूनों के तहत चल रहे हैं। और यही कारण है कि अधिकांश अब तक जो हमें पता चला है, अगर हम सबसे पहले नैनीताल की बात करें तो वहां पर 5 रिजॉर्ट ऐसे जिनको की प्रशासन द्वारा सील किया गया है। इसके साथ साथ हरिद्वार के अंदर कुछ रिजॉर्ट ऐसे हैं जिनकी जांच चल रही है। तो निश्चित तौर पर अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो अधिकांश रिजॉर्ट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी कोई एनओसी नहीं दी, क्योंकि एक रिजॉर्ट बनाने के लिए आपको 10 से 12 जगह से एनओसी लेनी पड़ती है। बिल्कुल तमाम ऐसे बिल्कुल, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि सभी को घेरे में ले लेते हैं, शक के घेरे में लेते हैं कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, बाद में ही आपको क्यों होश आता है। तो इन सब मामलों पर पुलिस को पहले ही सतर्क रहना चाहिए, प्रशासन को भी सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इस रिजॉर्ट की अगर बात करें तो इसका कनेक्शन बहुत हाई लेवल का है, उसकी वजह से हो सकता है कि ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हो और सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो। और आपसे तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लिए एक और गौरव की बात आपको बता दें, देश के दूसरे नए सीडीएस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल
अनिल चौहान उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा खास बात है। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉक के रामपुर ग्राम सभा के गंवाना गांव के रहने वाले हैं अनिल चौहान और सेना में कई पदों पर ये रह चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है। नए सीडीएस को लेकर कर्नल अजय कोठियाल ने भी कहा है कि ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के साथ कश्मीर में कई सैन्य अभियानों पर काम किया है। हम उत्तराखंडियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जनरल अनिल चौहान को हमारे देश की सरकार ने दूसरा सीडीएस बनाया है। ये भी एक बड़ा अच्छा हम पहाड़ियों के लिए इत्तेफाक है कि देखिए, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत बने जो खुद उत्तराखंड के थे, उसके बाद में दूसरे सीडीएस बनते हैं जनरल अनिल चौहान, वो भी उत्तराखंड के। दोनों पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं और दोनों में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं। जनरल बिपिन रावत कमीशन हुए गोरखा रेजिमेंट में 11 GR में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देश के दूसरे सीडीएस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये राज्य के लिए गर्व की बात है कि राज्य का एक और बेटा इस पद पर पहुंचा है और इसका लाभ देश को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ राज्य को भी मिलेगा। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अजीत डोभाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार फिर एक पहाड़ के लाल पर जिन्होंने 40 साल तक पूर्व में भी देश की सेवा की, हम पर विश्वास करते हुए, जहां पहले सीडीएस जनरल रावत यहां से थे, आज द्वितीय सीडीएस भी हमारे उत्तराखंड से बने हैं। ये हमारे उत्तराखंडियों के लिए एक गौरव की बात है कि उत्तराखंडियों पर मोदी जी का कितना विश्वास है। और निश्चित ही इनके बनने के बाद कि हमारा उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अजीत डोभाल जी का आभार। उत्तराखंड के दूसरे सीडीएस अनिल चौहान भी मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के देवलगढ़ के पास गवाड़ा गांव के रहने वाले हैं सीडीएस नए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान का परिवार हाल ही में देहरादून में शिफ्ट हुआ है। देहरादून के घर में उनकी उनके पिता और उनकी पत्नी उनके साथ रहते हैं। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल चौहान को सीडीएस बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ये पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को बहुत बधाई देता हूं कि वो देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। और ये भी एक संयोग है कि जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस हुए, वो भी 11 गोरखास से थे और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी 11 गोरखास से हैं, गोरखा राइफल से हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत। अंकिता भंडारी हत्याकांड जहां एक तरफ अपराधियों के लिए बड़ा सबक बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता भंडारी के परिजनों की मदद के लिए अब सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ अन्य पार्टियों के लोग भी इसके साथ खड़े हैं। बीजेपी के प्रदेश सहायता का संबंध है, किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती और जितना अधिक से अधिक उस परिवार के लिए किया जा सकता होगा या किया जा सकेगा, चाहे पार्टी है चाहे सरकार है, हम हर समय उस परिवार के साथ खड़े हैं। सभी प्रकार से हम लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरे प्रदेश में शोक है। जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसके बाद प्रदेश के तमाम जो लोग हैं वो इस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ खड़े हैं। उनका कहना है कि आरोपियों को सजा मिले। तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने भी खुद का जन्मदिन न मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने हत्याकांड की मुकम्मल जाँच के लिए आयोग की एक टीम को गठित किया है और जिसमें उप जिलाधिकारी यमकेश्वर और लक्ष्मण झूला थाने के उप निरीक्षक के साथ कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये टीम केस से जुड़े तमाम मामलों को लेकर, तमाम कड़ियों को लेकर निगरानी रखेगी और इस केस को लेकर
तमाम कड़ियों को जोड़ेगी। राज्य महिला आयोग को भी टीम इससे नियमित रूप से अवगत कराएगी। सब लोगों के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो उत्तराखंड की बेटी थी उसकी इस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर जन्मदिन तो आते रहते हैं और इस तरह से मुझे बहुत मतलब क्या बताऊं, मुझे बहुत ही दुखद है। और मैं लगातार तब से 21 तारीख से मैं इस केस पे लगी हूं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने एक टीम गठित कर ली है जिसमें 3 लोगों की एक टीम। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक पीसी ध्यानी ने विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। आपको बता दें कि ये पहल के तहत जो कर्मचारियों ने नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, पिटकुल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने कहा है कि उनका एक ही ध्येय है कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो फिर टीम का मनोबल ऊंचा होना जरूरी है, क्योंकि सभी के संयुक्त प्रयासों से ही विभाग को बेहतर बनाया जा सकता है, पारदर्शी बनाया जा सकता है और नए लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मैनेजमेंट की एक थ्योरी है, मैन मटेरियल मैनेजमेंट मॉनिटरिंग मशीन। तो देखिए जो बाकी जो 4 वो हैं उसके महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, उन 4 को जो है यदि सही उनका सही उपयोग तभी हो सकता है जबकि मैन का जो है सही ढंग से हो। मैनेजमेंट में कहते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब यदि व्यक्ति अपने आप में परेशान है, उसकी समस्या का समाधान नहीं है, आज की डेट में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, कर्मचारी परेशान रहता है, बहुत सारी समस्याएं, भौतिकवाद बढ़ गया है, प्रतिस्पर्धा है। तो मैंने ये सोचा कि मेरे कर्मचारियों को जब तक मैं कंफर्ट नहीं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।